नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। G20 सम्मेलन का समापन हुआ। इसमें जो सेशन हुए, जो चर्चाएं हुई, उसने इसे अब तक का सबसे सफल G20 सम्मेलन बना दिया। इसके साथ ही बदलते और नए भारत का चेहरा भी पूरी दुनिया ने देखा। भारत ने अगर सत्र के पहले दिन अपनी विरासत को पूरी दुनिया के सामने फख्र के साथ पेश किया, तो दूसरे दिन दुनिया के सभी ताकतवर देशों ने एक दुबली पतली काया वाले महात्मा गांधी के आगे नतमस्तक नजर आए। भारत के गांधी वैश्विक रूप से पूरी दुनिया में प्रासंगिक रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ वो अद्भुत है, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ एक ही वक्त पर बापू की समाधि पर नजर आए। जाहिर है, भारत की ताकत और भारत की संस्कृति को अब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। G20 सम्मेलन के जरिए इस पर मुहर भी लग गई है। वहीं आज की एक और तस्वीर भी बेहद खास रही, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और वहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। याद करिए कि ऋषि सुनक का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद के हिंदू होने पर गर्व बताया था और भारत आने के साथ ही मंदिर में दर्शन पूजन की बात कही थी। ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा देश जहां 80% से ज्यादा आबादी क्रिश्चियन की है, वहां के प्रधानमंत्री को खुद को हिंदू कहने में कोई संकोच नहीं है, जबकि उतनी ही हिंदू आबादी वाले भारत के चंद नेताओं को यह कहने में संकोच होता है। खैर, ये बात सियासी बातें हैं। G20 सम्मेलन के जरिए भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी विरासत, अपनी सनातन परंपरा और गौरवशाली इतिहास को दुनिया को दिखाया है और दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने भारत के इस पहल को सहज स्वीकार किया है। शायद इस समिट का सबसे बड़ा हासिल भी यही है। G20 के मेहमान जो अपने देश के लिए रवाना हुए, तो भारत की एक नई छवि लेकर है और वो तस्वीर उनके जहन में होगी जो 8 सितंबर के आने के पहले थी। भारत की दमदार छवि हर जगह तारीफ होती रही है। यह रिपोर्ट देखिए। वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करते हुए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस एनासियो लूला डा सिल्वा को अगले आयोजन की अध्यक्षता सौंप दी है। देखिए यह रिपोर्ट। G20 समिट का हुआ सफल समापन। भारत ने दुनिया को सिखा दिया वसुधैव कुटुंबकम। ब्राजील को मिली G20 की अध्यक्षता। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जय घोष। G20 समिट का समापन हो गया है। समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी। इसके साथ ही पीएम ने समिट के समापन का ऐलान किया। अब ब्राजील अगले साल होने वाली G20 समिट का आयोजन करेगा। समिट के आखिरी सेशन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है, इसके साथ ही दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूएनएससी में अब तक उतने ही सदस्य हैं जितने इसकी स्थापना के वक्त थे। इसमें स्थायी देशों की संख्या बढ़नी चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के संबोधन के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि हम सबको गरीब देशों की कर्ज की समस्या पे ध्यान देना होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि हम सबको भुखमरी पर भी ध्यान देना होगा। दुनिया से भुखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए हम सबको साझा प्रयास करना होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने कहा कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त मैं काफी भावुक हो गया था। उन्होंने कहा कि मुझे जानने वाले सब लोग जानते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी का कितना महत्व है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद 3 प्राथमिकताएं होंगी। ब्राजील की प्रेसिडेंसी की 3 प्राथमिकताएं: सामाजिक न्याय और भुखमरी के खिलाफ लड़ाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दुनिया के संस्थानों में बदलाव। इससे पहले सभी विदेशी नेता राजघाट पहुंचे। राजघाट पे प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं का खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी दी। वहीं इंडिया बनाम भारत को लेकर केंद्र और विपक्ष के बीच छिड़ी जंग के बीच मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा कदम उठाया। पीएम के पुष्पांजलि पर भारत गणराज्य लिखा हुआ था, जिसकी चर्चा जोरों पर है। इससे पहले 9 सितंबर को जब पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन को संबोधित किया तो उनकी टेबल पे रखी कंट्री प्लेट में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा था। इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करते थे तो उनके टेबल पर रखी कंट्री प्लेट पर देश का नाम इंडिया लिखा होता था। G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। फिलहाल भारत में G20 का समापन हो गया। दुनिया हमारे आयोजन की तारीफ कर रही है। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जयघोष हो रहा है। भारत के आतिथ्य को देखकर सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष गदगद हैं। भारत के कल्चर और दर्शन को महसूस कर रहे हैं। ये उपलब्धि हमारी विदेश नीति को दिखाती है कि आज भारत विदेश नीति में क्या कद रखता है। भारत का वैश्विक मंच पर कद क्या है, ये उसकी एक झलक पूरे विश्व ने देख ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक रविवार को सुबह सुबह परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। खास बात यह है कि ऋषि सुनक के सनातन प्रेम के उन लोगों को सोचने पर विवश जरूर किया होगा जो सनातन को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं। ये सनातन की भक्ति प्रेम आस्था के त्रिवेणी की मिली जुली तस्वीर है। 7 समंदर पार से आए भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक की हिंदू धर्म में आस्था अद्भुत है। G20 सम्मेलन में भारत आए तो अपनी परंपरा को नहीं भूले। रविवार को सुबह सुबह ऋषि सुनक पत्नी अक्षता के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, जहां स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य पुजारी ने उनका स्वागत किया और मुख्य मंदिर में ले जाकर पूजा अर्चना कराई। माथे पर चंदन लगाया। पूरा वातावरण भक्ति के रस में सराबोर था। ऋषि सुनक ने अपनी पत्नी अक्षता के साथ पूरे भक्ति भाव से आरती की। हाथों में दीपक और मन पूरी तरह भक्ति में रमा हुआ। वहीं बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच जब ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी। इस वजह से सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मंदिर परिसर में छाता लिए नजर आए। मानो ऋषि सुनक की भक्ति भावना से इंद्र भगवान भी प्रसन्न हो गए हों और बारिश की झड़ी सी लगे। ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश के पीएम होने के बावजूद ऋषि सुनक की सादगी सबके मन को भा गई। वहीं सनातन के प्रति अटूट आस्था भी बेहद अहम है। खास बात है कि ब्रिटेन में रहते हुए भी ऋषि सुनक अपनी रीति रिवाज से जुड़े रहते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी विधि विधान से मनाते हैं और यही तस्वीरें उन लोगों के लिए आई ओपनर हैं
जो केवल और केवल सनातन को बुरा भला कहकर सियासी बिसात पर चालें चलते हैं, उनके लिए तस्वीरें जरूर सोचने पर उनको विवश करेंगी। सुनक के सनातन प्रेम की बानगी शनिवार को भी दिखी थी, जब पीएम उनकी अगवानी कर रहे थे और कोणार्क के सूर्य मंदिर की रेप्लिका के पास सुनक ने पीएम मोदी को गले लगा लिया। ये भी एक अहम संदेश रहा है कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। यह रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान G20 की मेजबानी कर रहा है। G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। उन्होंने कहा सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। सभी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को डिस्कस किया है। The 3 F's, food, fuel and fertilizers, were issues of special concern. Another subject that was addressed by them, as the Sherpa noted, was countering terrorism and money laundering. The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations and recognized that it constitutes one of the more serious threats to international peace and security. So, in conclusion, as you can all see, all G20 member states have come to New Delhi with a strong sense of responsibility about addressing the most pressing global challenges. Speaking for India, we are clear that no one left behind, as the finance minister highlighted. No one left behind is as much a foreign policy goal as it is a domestic one. Indeed, वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली। G20 का साझा घोषणा पत्र 37 पेज का है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। आइए जानते हैं साझा घोषणा पत्र में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर काम करेंगे। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस बनाया जाएगा। सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाएगी। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत की जाएगी। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने की बात पर जोर दिया है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंड किया जाएगा। ग्रीन और लॉ कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। सभी देशों ने आतंकवाद के हर रूप की आलोचना की है। आतंकवाद का 9 बार जिक्र किया गया। जाहिर है वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है। आज दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। प्रधानमंत्री की वो बात सच साबित हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये नया भारत है। न मैं नजर झुका के बात करूंगा, न मैं नजर उठा के बात करूंगा, दुनिया की आंख में आंख डाल के बात करूंगा। आज भारत के इस तेवर को हर कोई इस्तकबाल कर रहा है, देख रहा है। आज भारत बोल रहा है, दुनिया सुन रही है। जाहिर है भारत कहीं न कहीं अपनी साफगोई से पूरी दुनिया को मुरीद बना रहा है। भारत रामकृष्ण की धरती है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, जहां हर मुश्किल का हल आपसी भाईचारे से प्रेम के जरिए हल करने की रही है। यही वजह है कि आज भारत सिरमौर बन रहा है। दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है भारत ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।
9 सितंबर की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। यह तारीख भारत के उस गौरवगान और उत्थान की गवाह बन रही है जिसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। भारत ने G20 का आयोजन किया, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अतिथियों का स्वागत सत्कार किया। G20 भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और प्रगाढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया है। एक तरफ जहां देश के अंदर ही सनातन को लेकर कुछ नेता विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर भारत के सनातन का इकबाल बुलंद हो रहा है। भारत के सनातन की गूंज आज पूरी दुनिया देख रही है। यह रिपोर्ट देखिए। भारत की मेजबानी गदगद हर हिंदुस्तानी। भारत और भारतीयता का मंच बना G20। अध्यात्म और अर्थ का अनोखा संगम। दुनिया बोल रही वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत मंडपम है, देश के गौरव को दर्शा रहा है। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। ये तारीख भारत के उस गौरवगान और उत्थान की गवाह बन रही है जिसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है। भारत G20 का आयोजन कर रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ अतिथियों का स्वागत कर रहा है। यही नहीं, ये मोदी अपने पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध को मधुर और बेहतर बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पीएम मोदी ने अपने पड़ोसी देशों को भी G20 में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा, उन पड़ोसी देशों को जो G20 के मेंबर भी नहीं हैं। ये निमंत्रण भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और प्रगाढ़ करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में G20 समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स का स्वागत किया। मोदी जिस तरह मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, वहाँ बैकग्राउंड में कोणार्क मंदिर का सूर्य चक्र बना हुआ था। यहीं पर जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की, हाथ से हाथ मिलाया, गले लगे और एक दूसरे को यकीन दिलाया कि हम साथ साथ हैं। ये मिलन है दो महाशक्तियों का, ये मिलन है दो संस्कृतियों का जो भारत के गौरव और आतिथ्य को देखकर गदगद है। जो बाइडेन ने कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जानना चाहा, मतलब ये कि बाइडेन भारत की संस्कृति से प्रभावित हैं और वहाँ की धरोहर के बारे में उनकी गहरी दिलचस्पी है। आइए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर का क्या इतिहास है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के कोणार्क में स्थित है। यह भव्य मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क मंदिर देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सूर्य देव के रथ के आकार में किया गया है। यह मंदिर मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। यह मंदिर भारत के 7 अजूबों में से एक है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क शब्दों से मिलकर बना है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था। इस मंदिर को भगवान सूर्य देव के रथ के आकार में बनाया गया है। इस रथ के कुल 24 पहिए हैं, साथ ही 7 घोड़े हैं। यह मंदिर लाल बलुआ और ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। सूर्य मंदिर समय की गति को दर्शाता है, जिसे सूर्य देवता नियंत्रित करते हैं। पूर्व दिशा की ओर जाते हुए मंदिर के 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। 24 पहिए दिन के 24 घंटे को दर्शाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। पूरे मंदिर में पत्थरों पर कई विषयों और दृश्यों को मूर्तियों के द्वारा दर्शाया गया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से मिल रहे हैं। ऋषि सुनक के चेहरे पर एक मुस्कान है, भारत के प्रति विश्वास और सम्मान है।
आज इस सनातन का विरोध देश में हो रहा है। देश के कुछ नेता सनातन पर हमलावर हैं, विवादित बोल देते हैं। उसी सनातन का डंका आज G20 में शामिल सभी नेताओं के सर चढ़कर बोल रहा है। ऋषि सुनक खुद को हिंदू बता रहे हैं और हिंदू होने पर गौरवान्वित होने की बात कह रहे हैं। जय सियाराम बोलते हैं। G20 की बैठक में पहुंचने पर ये मोदी ऋषि सुनक से हाथ नहीं मिलाते, गले मिलते हैं। ये है भारतीय संस्कृति, सनातन का बखान। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ विश्वास भरी निगाह से रही है। भारत के गौरव को चार चांद लग रहा है। G20 के आयोजन से भारत का निश्चित रूप से कद बढ़ेगा और भारत के विकास की गति को भी धार मिलेगी। आने वाले दिनों में भारत टूरिज्म का हब बनेगा, ये बात तय है। G20 समिट को संबोधित करते हुए पीएम ने कोरोना के बाद विश्व में विश्वास को संकट होने पर चिंता जाहिर की। यूक्रेन युद्ध ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा से विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं। ये सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हम जिस जगह इकट्ठा हुए हैं यहाँ कुछ किलोमीटर दूर 2500 साल पुराना स्तंभ है। इस पर प्राकृत भाषा में लिखा है कि मानवता का कल्याण सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की धरती ने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया था। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा देने वाला है। G20 का आयोजन भारत के सामर्थ्य को दर्शा रहा है, भारत की गौरव गाथा का गान कर रहा है। भारत के सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, नमन कर रही है। भारत के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनने का प्रस्ताव रखा। बतौर अध्यक्ष पीएम ने जैसे ही से पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। मतलब साफ है, ये नए भारत का नवोदय है। ये कालखंड भारत के उदय का गवाह बन रहा है। एक बार फिर भारत विश्वगुरु बनने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चले इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।